ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। उम्मीदों का आकाश बहुत बड़ा होता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, कई बार हमें लगता है कि हताशा और निराशा के भंवर में हम आगे कैसे बढ़ें, हमने जो अपने लक्ष्य तय किए हैं उन तक कैसे पहुंचा जा सके। लेकिन एक चीज हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जो उम्मीद है और सकारात्मक सोच, ये दो बहुत बड़े हथियार होते हैं। इन दोनों के सहारे ही किसी भी मुश्किल हालात से बाहर निकलकर हम सब वहां तक पहुंच सकते हैं जहां का हमने सपना देखा है। जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, देश और दुनिया में तबाही मची, तो हम में से बहुत सारे लोगों को लगा कि अब हमारे सपने साकार नहीं हो पाएंगे। देखिए ना, सरकार के प्रयास और आप सबके अनुशासन का ही नतीजा है कि अब धीरे धीरे महामारी का असर कम होता जा रहा है और हम सब एक बार फिर अपने अपने सपनों को साकार करने की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। और जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि जीवन में आशावादिता को जिंदा रखना चाहिए, और इसी बात के आधार पर मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि गिरकर संभलना, संभल कर चलना और फिर दौड़ पड़ना, इंसानी हौसलों के आगे हर मुसीबत को पिघलते देखा है, वक्त कैसा भी हो हर वक्त को बदलते देखा है। क्या खूब आपने कहा। हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर पीयूष रंजन से आप कोरोना से जुड़े सवाल के साथ साथ आप अगर मधुमेह से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप उच्च रक्तचाप से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप मोटापा से परेशान हैं और उससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या फिर रोजमर्रा के जीवन में आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो आप उससे जुड़ा सवाल भी डॉक्टर पीयूष रंजन से पूछ सकते हैं। डॉक्टर पीयूष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम में फोन करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 23421764। अगर आप राजधानी दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना नहीं भूलिए। डॉक्टर पीयूष, सबसे पहले कोरोना की वर्तमान स्थिति पर अगर चर्चा करें, जिस ढंग से पिछले 20 से 25 दिनों में जो इस देश में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वो 10,000 से 20,000 के बीच के आंकड़े आ रहे हैं। पिछले दिनों 16,000 से कुछ ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं और उत्तर पूर्व में मणिपुर में स्कूल को बंद कर दिया गया है कोरोना के मामलों को बढ़ता हुआ देखकर। आप कैसे इसकी व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो वर्तमान स्थिति पिछले 10-15 दिनों में बनी हुई है? देखिए, मोटे तौर पर हम देखें तो अभी का जो वेव है, जिसे कि हम लोग तीसरा या चौथा वेव भी कह सकते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले कि इस वेव में जो कोई भी इन्फेक्टेड आदमी है, उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें कि पहले भी कोविड हो रखा है, और जिन लोगों को कोविड हो रखा है उन लोगों ने इस बीमारी को, इस जो चरण में जो संक्रमण हुए हैं, उसे बिल्कुल ही माइल्ड पाया है। जैसे फ्लू का होना, मौसमी सर्दी खांसी बुखार का होना, ये एक आम परेशानी थी जो कि हम लोग अपने जीवन काल में कई बार, जैसे कि जो छोटे बच्चे रहते थे उसे एक साल में 2-2 बार जो है सर्दी खांसी हल्का बुखार हो जाता था, और जो बड़े लोग भी, जो युवा लोग भी होते थे, उन्हें कम से कम हर साल एक बार तो जरूर ये संक्रमण होता था। ठीक धीरे धीरे अब कोविड जो है वो महामारी से अलग हट करके एक सीजनल फ्लू जैसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसमें इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन उसके बाद जो इन्फेक्शन में जो गंभीरता रहेगी, जिसमें कि प्राण के जाने की संभावना रहेगी या जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा रहेगा, वो बहुत कम होगा। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद हम सबों को सतर्कता बनाए रखनी है, क्योंकि अभी भी इसके साथ जो भी इक्का दुक्का ही सही, लेकिन जो हाई रिस्क के केसेस हैं, जैसे कि विशेष तौर पर जो बुजुर्ग हैं और दूसरे हैं, उनमें इक्का दुक्का मोर्टेलिटी के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में
या जो समय चल रहा है जहां मामले कुछ एक दक्षिण भारत के राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप? इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके कोर्स को समझिए। ये समय के साथ धीरे धीरे जो है अपना वेरिएंट चेंज करते जाएगा, जो थोड़ा बहुत जो है ऐसे करके होता है। और एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो इससे जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है, ये लाइफ लॉन्ग ना हो करके 9 से 12 महीने तक ऐसे करके रहता है। लेकिन जो प्रोटेक्टिव जो बार बार इम्यूनिटी होते रहेगा, तो धीरे धीरे हम लोग इससे ये जो है वो इम्यूनाइज और प्रोटेक्टेड होते रहेंगे। ये जो अलग अलग ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में जो भौगोलिक जो परिवेश है उसके अंदर में यह बीमारी होती रहेगी और इंडेमिक के रूप में ये होगी। तो इसको लेकर के किसी भी तरह से घबराना नहीं है। हमें जो अपने दैनिक कार्य जो है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना और अलग अलग जो आपके व्यापार के और जो आपके जो नौकरी और इस तरह की चीजें, उसको आप पूरी मुस्तैदी के साथ करें। लेकिन आपको बचाव के लिए 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर डेवलप होने लग जाएं, यानी हल्की सर्दी, खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बुखार ऐसा हो, तो खुद को आप आइसोलेट कर लें। भले ही आपकी 1 या 2 दिन की छुट्टी लगे या स्कूल में बच्चों का थोड़ा नुकसान हो, आप इसको लेकर के किसी भी भीड़ भाड़ या ग्रुप वाले जगह पे ना जाएं, ताकि इसके फैलाव को जो है स्लो किया जा सके, खत्म किया जा सके, नंबर 1। और नंबर 2, जो कि बिल्कुल शुरू से पिछले 2 साल में हम लोग रेडियो पर भी, दूरदर्शन पर भी बार बार कहते आ रहे हैं कि जो भी आपकी जो प्रोटेक्टिव वे हैं, जो सुरक्षा के उपाय हैं, सुरक्षा के चक्र हैं, जैसे कि मास्क को बार बार पहनना, आपको कफ हाइजीन को मेंटेन रखना, हाथ को और व्यक्तिगत सफाई का आपको ध्यान रखना, और साथ ही साथ जिन लोगों को जब कभी भी वैक्सीनेशन का टाइम आए, वो बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी दुविधा के वैक्सीनेशन को लेते रहें। जी, कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली से हैं सुरेंद्र मित्तल। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मित्तल जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, सेहत से बहुत, उसके लिए बधाई। डॉक्टर, मेरे 3 डोज लग चुकी हैं और पहली डोज लगने के 2 घंटे बाद से ही मुझे गफलत है वो बनी रहती है। जी डॉक्टर साहब। जी, इन्होंने जैसा ये कहा, देखिए वैक्सीनेशन के बाद चाहे वो फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, प्रिकॉशनरी डोज हो, और प्रिकॉशनरी डोज के बाद अगर जिनका 6 से 9 महीने तक का समय हो गया है, वो फिर से जो है बूस्टर डोज ले सकते हैं। ठीक है, हर एक तरह की किसी भी दवाई को लेने के बाद थोड़ी सी सरदर्द या हल्की सी तकलीफ आती है, जो कि सेल्फ लिमिटेड है, खुद से ये कंट्रोल में आ जाती है और ये 1 दिन 2 दिन के अंदर में बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसको लेकर के किसी भी तरह की चिंता में न रहें। और अगर किसी भी तरह से अगर वैक्सीन लेने के बाद जो एक्यूट रिएक्शन है वो अगर थोड़े टाइम तक के लिए अगर परसिस्ट करे, तो आप नजदीक के स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलें। यहाँ पर कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो एबनॉर्मल जो माइल्ड जो रिएक्शनरी सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे हल्का चक्कर आना, सर का दर्द होना और थोड़ा बुखार होना, ये भी 3 से 5% लोगों में ही होता है, नंबर 1। और सीरियस इफेक्ट जैसे कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ का होना, और ये तो है वो लाखों में, करोड़ों में एक आदमी को होता है। ये किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। जो भी वैक्सीन अभी भारत सरकार ने अनुमोदित किया है यूज करने के लिए, वो एक्सट्रीमली सेफ है और क्वाइट इफेक्टिव है। जी हाँ, बिल्कुल, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। आप में से ज्यादातर श्रोताओं को ये पता होगा कि प्रिकॉशन डोज की जो अवधि पहले 9 महीने की थी, उसको घटाकर 6 महीने कर दी गई है। ऐसे में अगर दूसरी डोज के बाद आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो आप नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर प्रिकॉशन डोज जरूर लीजिए। कार्यक्रम में हमारे नियमित श्रोता जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते शर्मा जी। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्ते। और मैं जानना चाह रहा हूँ जी, मधुमेह से बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे, क्योंकि इसका मधुमेह का असर बहुत से आदमियों में होता है, बहुत से में। जी डॉक्टर साहब। और जो है हमने 3 डोज ले लिए हैं और जो है हम सुरक्षित हैं
और आपकी बताई बातों का पूरा ध्यान से पालन कर रहे हैं। जी धन्यवाद शर्मा जी। आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और इससे दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा उन्होंने पूछा कि मधुमेह से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाए जी, तो ये अपने आप में बृहद चर्चा का विषय है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मधुमेह में ये जरूरी है कि जो लोग हाई रिस्क पर हैं, यानी कि जिनके फैमिली मेंबर्स को हैं, जिनको कि गर्भावस्था के दौरान में ब्लड शुगर ज्यादा हुआ था, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जिनके फादर मदर को या भाई बहन को है, या जिनका बॉडी वेट जो है वो ज्यादा है, जिनका बीएमआई जो है वो 30 से ज्यादा है, वो एक निश्चित अवधि के दौरान, यानी कि हर एक ये साल में 2 बार कम से कम अपना ब्लड शुगर जांच कराएं डॉक्टर की सलाह के बाद, नंबर 1। नंबर 2 ये बात कि अगर उनमें डायबिटीज के कोई भी लक्षण अगर आ रहे हैं, जैसे वजन का कम होना, तेज बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, ऐसा कुछ हो रहा है, या शरीर के अलग अलग हिस्से में अगर हल्के फुल्के फोड़े फुंसियां बार बार आ रहे हैं, तो उन लोगों को जरूर डायबिटीज का प्रीएम्प्टिवली जो है वो जांच करवाना चाहिए, ताकि हम लोग अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कर सके। जैसे डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, इसमें अमूमन शरीर में कोई दर्द नहीं होता है, तो सालों भर डायबिटीज होने के बाद वो सालों साल जो है आप लोगों के शरीर में जो है वो सुसुप्त अवस्था में, मतलब जिसको हम लोग हिडन फॉर्म में रहता है और अंदर अंदर डैमेज करते रहता है। ये पहली बात हो गई। नंबर 2 ये बात कि लोगों को अपने खान पान में विशेष तौर पर से जो है वो सावधानियां बरतनी चाहिए। जो बैलेंस डाइट होता है वो हमें उसी का सेवन करना चाहिए, और अपने आप को नियमित तौर पर फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए, यानी कि कम से कम हर दिन जो है वो आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज करें, और हर दिन के जो आपके जो क्रियाकलाप है उसमें आप जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लिफ्ट के बदले सीढ़ियों का प्रयोग करें, जहां तक संभव हो घर के अंदर आप जो है वो आपके पास जो निजी वाहन है उसका प्रयोग ना करें, जैसे कार हो गया, स्कूटर हो गया, इसके बदले आप बाइसिकल या पैदल जाकर के आप काम करें, जैसे सब्जी लाना हुआ या और जो 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 चीजें हुई। तो इन फिजिकल एक्टिविटी की वजह से और प्रॉपर डाइट की वजह को लेने की वजह से आपका बॉडी वेट नियंत्रण रहेगा, और जिन लोगों में मधुमेह है भी हल्के फुल्के स्तर पर, वो भी डाइट और एक्सरसाइज की वजह से कंट्रोल होता रहेगा। डाइट और एक्सरसाइज के बारे में हम लोग किसी दिन और विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं कि अच्छा डाइट क्या है, बुरा डाइट क्या है, और ये सारी बातें। जी। कार्यक्रम में एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दिल्ली से वेद प्रकाश जी हैं। वेद जी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं वेद प्रकाश बोल रहा था दिल्ली से। जी, मेरा सवाल ये है कि एक हमारे जानकार में शादी हुई, 6 महीने हुए उनको जी, और उन्होंने दोनों में से कोई भी डोज नहीं लगाई, किसी ने भी, न पहली न दूसरी, दोनों ने जी। अब उनको कोरोना होगा, जेंट्स ठीक है, लेडीज की थोड़ी तबीयत खराब है, तो क्या उनके बच्चे को भी होने का डर है? जैसा कि ये कह रहे हैं कि 6 महीने शादी को हुए हैं और शायद प्रेग्नेंट है महिला, गर्भवती है महिला जी। इनकी बातों से यही लग रहा है डॉक्टर साहब। जी। तो देखिए, इसका ट्रांसप्लासेंटल जो है वो बच्चे में ट्रांसप्लासेंटल जो ये आएगा, ऐसे चांसेस अभी देखे नहीं गए हैं। यूजुअली जो गर्भावस्था में जो है इस कोविड का जो है वो प्रेगनेंसी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो वैक्सीनेशन लें या न लें, ये अभी जो है वो माइल्ड फॉर्म में होकर गुजर जाएगा। उन्हें ज्यादा चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल जो नजदीक के ऑब्स्टेट्रिशियन हो, जो डॉक्टर हो, उनके संपर्क में रहें, और जो यूजुअल मेथड है जैसे कि आराम करें, बुखार को बराबर नापते रहें, और जो अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर बुखार ज्यादा है तो पैरासीटामोल की दवाई जो है वो डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने मधुमेह का जिक्र किया और जैसा कि सवाल पूछा था महेश जी ने, आपने बखूबी उन्हें समझाया। एक सवाल और है, जैसा कि बहुत सारे माता पिता को मधुमेह की समस्या होती है, अब उनके बच्चे जो हैं वो 30 की हैं, 35 के हैं, 40 की उम्र में हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कोई परेशानी है, लेकिन चूंकि ये आनुवांशिक समस्या बहुत सारे मामलों में देखी गई है, ऐसे में उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब युवा पीढ़ी जिनके माँ बाप या दादा दादी को मधुमेह की समस्या है,
वो क्या ध्यान रखें या फिर वो कब जांच कराएं इससे बचने के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही ये बात कहा कि आजकल युवाओं में भी जो 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो हैं, उनमें भी जो हम लोग देखने लगे हैं कि उनमें जो है मधुमेह की शिकायत बहुत ज्यादा ये केसेस आने लगे हैं। तो इसमें ये हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए और बार बार कहते भी रहते हैं, और आपके माध्यम से मैं फिर से लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष को मधुमेह के लिए बहुत ज्यादा प्रीडिस्पोज कर देता है। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, आपके माता पिता या भाई बहन में से किसी को डायबिटीज हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर महिलाएं जिनको कि गर्भावस्था के दौरान में जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं, जिनका ब्लड शुगर बढ़ गया हो और उन्हें इलाज कराने की आवश्यकता रही हो, या आपका वजन जरूरत से ज्यादा है, जो नॉर्मल बॉडी वेट है उससे ज्यादा है, तो इन लोगों को ऐसा मानना चाहिए कि वो शुगर उनको होने की संभावना है, डायबिटीज की उनको हो सकता है। तो वो नियमित तौर पर अपना हर एक 3 से 6 महीने के बीच में जो है अपना जांच कराएं ब्लड शुगर का। इससे फायदा ये होता है, ब्लड शुगर और ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन 2 जांच कहते हैं, कि ये कभी भी अचानक नहीं होता है कि जैसे आज तक बिल्कुल ठीक थे और अगले दिन आपको जो है डायबिटीज हो जाएगा। ये कंटिन्यूअम प्रोसेस है। जैसे हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि 6 आप मान सकते हैं कि वो 4 से 6 जो है नॉर्मल में होता है। तो जो जैसे जैसे व्यक्ति का ज्यादातर केस में जैसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, पहले बॉडी जो है वो नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज में होगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है और बढ़ने लग जाता है, जिसको कि प्री डायबिटिक स्टेट में कहते हैं। अगर ये देखा गया और फिर हल्की डायबिटीज होती है, फिर अगर फिर भी ध्यान न रखा जाए तो ज्यादा बड़ी डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ये देखा गया है कि अगर जिन लोगों को डायबिटीज का होने का चांसेस रहता है, अगर वो शुरुआती दौर में जब इंसुलिन रेसिस्टेंस आने की संभावना हो रही है, उस समय वो लोग डाइट और एक्सरसाइज को नियंत्रित करके अपने बॉडी वेट को अगर नॉर्मल कर लें, जो कि 23 BMI के आसपास, तो उनका जो शुरुआती ब्लड शुगर जो है वो रिवर्सल भी हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में जिनको टेबलेट और दवाई दी गई है, वो दवाई का डोज कम होकर के खत्म भी हो सकता है। तो इन बातों को मैं फिर से लोगों को बता दूं कि ये इसका कोई गलत वो निष्कर्ष न निकालें। जिन लोगों को डायबिटीज है, खुद से डाइट और एक्सरसाइज के भरोसे वो अपनी दवाई न छोड़े। सबसे पहले ये बात मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने बॉडी वेट को कम किया तो बहुत सारे केस में दवाई के डोजेज भी कम होते जाते हैं, और अगर आपको डायबिटीज होने की संभावना होगी तो उस संभावना को आप डिले कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ उच्च रक्तचाप की भी थोड़ी चर्चा कर लें। कहा जा रहा है कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में जो ब्लड प्रेशर के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि वो बीपी का पेशेंट है, या फिर वो इस बात को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि अभी फैमिली टेंशन थी जिस कारण मेरा थोड़ा सा बीपी बढ़ गया होगा, वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। कुल मिलाकर वो इसको लेकर गंभीर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? श्रीवास्तव जी, आपने बहुत सही बात कही है। आपने 2 इम्पोर्टेंट बात को कहा है। मैं दोनों बातों की चर्चा करता हूं क्योंकि ये दोनों आवश्यक है। डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, ये दोनों लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। इस बीमारी के साथ सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि ये लार्जली एसिम्टोमेटिक रहते हैं। जैसे आपको अगर आपको बुखार होगा तो आपका शरीर तपेगा, आपको अगर पेट में पथरी हो गई तो आपको दर्द होगा, बुखार होगा जी। ठीक है, तो ऐसे केसेस जो हैं हिडन नहीं रह पाते हैं। लेकिन डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बात यह कि जिस दिन पहले दिन आपका ये डायग्नोज होगा, उस दिन से उसके सालों पहले वो आपके अंदर था। यानी कि जो हम लोग केसेस को देख रहे हैं वो बहुत छोटा सा वो ये रूप है जो कि हम लोग देख पाते हैं। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ दीज केसेस आर रिमेन हिडन। जैसे कि हम लोग समुद्र के अंदर में कहते हैं ना कि जो बर्फ का हिमखंड होता है, तो सिर्फ हम लोग टिप को देख पाते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा अंदर रहता है। ठीक है जी। और तो ये जो साइलेंट किलर धीरे धीरे जो है लेट डायग्नोज होता है, तो इसी की वजह से लोग नियंत्रण भी नहीं कर पाते जी। दूसरा ये कि इनसाइट की कमी, जो आपने बहुत सही कहा कि लोग जो है इस बात को टालते हैं, लोग जो है इसमें डिनायल मोड में चले जाते हैं जी। हमारे पास ये सीधा है कि जिस दिन हम लोग ये कहते हैं अपने एम्स जैसे संस्थान में भी जो
कि पहली बार शुगर हुआ है, आपको ये दवाई या इंसुलिन की इंजेक्शन लेने की जरूरत है, पहला काम वो आदमी ऐसा करता है कि हमारे क्लिनिक को आना छोड़ करके वो नीम हकीम के पास चले जाता है कि ये डायबिटीज जड़ से छुड़वा देंगे जी। और 2-4 साल के बाद वही आदमी फिर से अपनी किडनी खराब लेकर के बिगड़ी हुई हालत में आता है, जबकि गुर्दे खराब हो जाते हैं, आंख खराब हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी है, जैसे हम लोग कमरे में कहते हैं ना कि अगर आपके कमरे में कोई खतरनाक जीव जंतु या सांप आ जाए, आप अपनी आंख या बत्ती बंद कर लें तो ये मतलब थोड़ी कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वो सांप नहीं है जी। तो आपको आंख खोल करके उस ये जो भी खतरनाक जीव जंतु है उसको आपको अपने कमरे से बाहर निकलना होगा, तभी आप ये सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक उसी तरह डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई दूसरी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज अगर हो जाए तो आप डिनायल मोड में ना जाएं, इसका इलाज बखूबी संभव है। जड़ से अगर कोई कहता है कि बिल्कुल जड़ से छुड़वा देंगे तो वो बहुत कम केसेस में संभव है, उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस है, ट्रीटमेंट है। जैसा कि मैंने कहा, रिवर्सल के लिए आपको बॉडी वेट अगर आपका ज्यादा है और आपने नियंत्रण कर लिया तो दवाइयां जो कम हो सकती है शुरुआती समय में। तो उचित यही है कि एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद भी आप डिनायल मोड में बिल्कुल ना जाएं। जैसे कि आम एक्सक्यूज देते हैं कि अभी आम का सीजन है, आम खा लिए थे इसीलिए बढ़ गया। घर में जो आपने कहा कि अभी जो है वो कुछ टेंशन चल रहा है उसकी वजह से, या इससे भी ज्यादा लोग कहते हैं अभी सीढ़ी चढ़ करके आए हैं इसलिए जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इन सभी बातों को लेकर के आप डिनायल में न जाएं। जैसा आपको डॉक्टर आपको जो सलाह देते हैं, जब दवाई देने की जरूरत होगी तो दवाई आप लें, और एक छोटी सी गोली या 2 छोटी सी गोली लेकर के अगर आपके जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, आंख की बीमारी है, वो आप लंबे समय तक उसको अवॉइड कर सके, अपने आप को बचा सके, तो ये बहुत आसान तरीका है जिसका कि आपको अनुपालन करना चाहिए। जी। कार्यक्रम में हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, धर्मवीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर। डॉक्टर साहब, मुझे ये शुगर के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। जैसे कि ये शुगर अगर एक बार किसी को हो जाए, क्या ये ठीक होता है कि नहीं होता, कि लॉन्ग लाइफ इसके लिए हमें दवाई ही खानी पड़ती है? जैसे कि हम टेस्ट कराते हैं 3 महीने का, तो हमारा टेस्ट में 5.6 या 6 तक ही आता है, ये नॉर्मल बताया जाता है। और इसके अगर कम हो जाए तो कोई घातक होता है, या बढ़ जाए तो वो तो होता ही है, बढ़ता है कि उसको घटाना ही पड़ता है। अगर इससे कम हो जाए शुगर, तो इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, और क्या हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारा शुगर लेवल हमारा 5 से कम आ गया, 4 आ गया है, तो इसके लिए हमें क्या जागरूकता हमारे लिए होनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा धर्मवीर जी। मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल श्रीवास्तव जी। जी देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है डायबिटीज या हाइपरटेंशन के केस में, कि जो कंट्रोल होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो या डायबिटीज कंट्रोल हो, ये दवाइयों के प्रभाव से कंट्रोल होता है। ठीक है, ये ठीक आप आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्प्रिंग होता है, अगर आप स्प्रिंग को दबा लें तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये न समझे कि वो स्प्रिंग छोटा हो गया, बल्कि वो दबाव की वजह से जो है वो स्प्रिंग छोटा है। जैसे ही आप दबाव हटाएंगे वो रिबाउंड होकर के और ज्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, अब मैं इस चीज को सीधे इनके सवाल को समझाता हूँ कि जैसे इनका 5.6 जो है, जो इन्होंने बताया, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन की रीडिंग उन्होंने बताई, जो कि पिछले 3 से 4 महीने के बीच जो आपका ओवरऑल कंट्रोल रहा है उसके बारे में बताता है। अगर ये दवाइयों के प्रभाव के बाद इनका ये ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन 5.6 है, तो ये एक आइडियल कंट्रोल है। और उनको अपना जो जांच जो है, जांच के साथ साथ जो दवाई, डाइट और एक्सरसाइज जो ये कर रहे हैं उसको वो करते हैं। नंबर 1, अगर आपको कई बार जो होता है, जैसे शुरुआती समय में ज्यादा आपका ब्लड शुगर रहता है, आप फिर धीरे धीरे जैसे पता चलता है आप परहेज करते हैं, कसरत करते हैं, तो शुरुआती जो दवाई की मात्रा है उस दवाई की मात्रा को धीरे धीरे कम भी किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रांगली आपको ये समझा देना चाहूंगा कि वो सिर्फ रेडियो पर दिए गए परामर्श के अनुसार अपनी दवाई को बंद ना करें। जो आपके नजदीक के फिजिशियन है, जो सरकारी दवाखाना, वहां पर जाएं और अपने जैसे उनकी सलाह के अनुसार जो है वो आप दवाई को कम कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई।
नंबर 2 जो 5.6 का लेवल है ये एडिक्वेट और आइडियल कंट्रोल को बताता है। अगर वो दवाइयां ले रहे तो हो सकता है कि आपको जो है जो आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन हो दवाई थोड़ी कम करने की वो आपको सलाह दे। और तीसरा इनका सवाल था हाइपोग्लाइसीमिया को लेकर कि ऐसा कुछ भी होता है कि जैसे कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसके लिए क्या करें। देखिए, कोई भी डायबिटीज का पेशेंट रहता है उसको दवाई शुरू करने के पहले या डिटेक्शन के बाद ही जो डॉक्टर हैं वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण और उसके तुरंत निदान के बारे में आपको बताते हैं। अगर अचानक से ऐसे मरीज को जो डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए जी। नंबर 1, कभी भी जो दवाई और भोजन के बीच में जो उनको सामंजस्यता बताया जाता है कि इंसुलिन लेने के 15 मिनट के बाद भोजन कर लें, ये गोली लेने के बाद जैसे कि ग्लिमिप्राइड की टेबलेट उसको लेने के आधा घंटे के बाद वो दवाई खा लें, तो इन सभी केसेस में जो है उनको हमेशा इस बात का पालन करते रहना चाहिए। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 ये हो गया कि जो कोई भी जो उनको दवाई रहता है उस दवाई का नियमित रूप से सेवन करे और कभी भी जो है बीच में वो इसको ना छोड़े। और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स ये हो गए कि जैसे भी होता अचानक से कमजोरी आना, ये शरीर में थरथरी या ऐसी चीजों का होना, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है उन लोगों को जो है हाइपोग्लाइसीमिया अगर होने लगे तो वो तुरंत जो है वो कोई मीठी चीज को वो का सेवन कर ले, उसके बाद करें। कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है और एक हमारे और नियमित श्रोता मोहम्मद यामीन जी लाइन पर हैं। यामीन जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी यामीन जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर से कि जैसे जिन लोगों को डायबिटीज है और वो इंसुलिन वगैरह लेते रहते हैं, तो ये जब एक बार ले लेते हैं तो परमानेंट चलती रहती है या बंद भी हो जाती है? जी, मैं बहुत संक्षेप में इसका जवाब दूंगा। ये एक भ्रांति है। लोग इस बात के प्रति बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो जीवन भर शुरू करना पड़ेगा। यहाँ मैं समझाना चाहूंगा कि जीवन भर दवाई इसलिए नहीं लेना पड़ता है क्योंकि आपने एक बार दवाई शुरू कर दी। जीवन भर दवाई इसलिए आपको लेना पड़ता है क्योंकि आप उस रोग से ग्रसित हैं। इसलिए जीवन भर दवाई लेने की डर से आप दवाई को लेने में किसी भी तरह की देरी ना करें। जी बिल्कुल। तो चलते चलते डॉक्टर पीयूष, हमारे श्रोताओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में हो या फिर कोविड प्रबंधन की दिशा में? कि दोनों बातों में मैं एक एक पंक्ति में बात कहूंगा कि सबसे पहले जो जीवन शैली को आप अपना बेहतर बनाएं, हेल्दी और बैलेंस डाइट लें और उसके साथ साथ नियमित तौर पर जो हर दिन कम से कम 1 घंटे का समय अपने आप को एक्सरसाइज करने में लगाएं। अपनी जीवन शैली को बेहतर करें, समय पर सोएं, समय पर जागें, मोबाइल का प्रयोग अत्यधिक ना करें और अपने आप को नियमित तौर पर नींद आप ये करते रहें। ठीक है। और कोविड के बारे में सरकार ने जो आपको सुरक्षा के जो उपाय बताए गए हैं, जिन्हें कि हम लोग हर दिन जो पिछले 2 साल में बताते आ रहे हैं, उनका आप कड़ाई से पालन करते रहें और हमें आप सबों के सहयोग से हम जो इस महामारी पर अंकुश लगा पाए हैं वो लगाए रखें। डॉक्टर पीयूष, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आकाश। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि स्वस्थ जीवन शैली बहुत सारे रोग से दूर रहने का बहुत बढ़िया उपाय है। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और कोरोना संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।